नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणवी सांग परंपरा का विकास। देखिए, जो हरियाणवी सांग परंपरा है, इस पर एक वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। ये बीए फाइनल ईयर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज जो मैं वीडियो डाल रही हूँ उसमें उसी प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसीलिए ये वीडियो अपलोड होगा। तो आइए देखते हैं कि हरियाणवी सांग का विकास कैसे हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर देखें सांग का अर्थ क्या है। सांग का अर्थ है भेष भरना या नकल करना। भेष भरने से तात्पर्य क्या है कि किसी का रूप धारण करना, किसी पात्र विशेष का, व्यक्ति विशेष का रूप बनाकर और या उसकी नकल करके किसी बात को कहना। किसके माध्यम से? कथा गीत के माध्यम से। देखिए, यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं, कहानी भी है और गीत भी, यानी कोई ऐसी कथा जिसको गा कर बताया जाए, वो क्या है? सांग है। इसे रागिनी भी कहा जाता है। तो कथा गीत इसका प्राण है। यह नाटक के रूप में होकर चलता है। यह गद्य और पद्य का मिश्रित रूप है, यानी मिला जुला हुआ रूप है, परंतु प्रधानता किसकी होती है? पद्य की रहती है। गद्य में बातें और संवाद का आधिपत्य होता है, तो पद्य में रागनी, दोहा आदि का समावेश रहता है। रागनी का एक एक शब्द श्रृंगार और वीर रस के ताने बाने से बुना होता है और श्रोताओं पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। इसमें स्त्री पात्रों का अभिनय पुरुषों के द्वारा किया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखें तो स्त्री पात्रों का जो अभिनय है वो स्त्रियों के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन जब से ये प्रारंभ हुई थी तब इसमें पुरुष पात्रों के द्वारा स्त्री का अभिनय किया जाता था। अब सांग परंपरा के उद्भव और विकास की अगर हम बात करें तो इसका अपना एक अलग परिवेश रहता है। किसका? सांग का। कैसे? क्योंकि इसमें साधु संत और भक्तों का परिवेश होता है, जो लोगों के हित के लिए लोक हितकारी और वीर रस गाथा से सरोबार होता है। यहाँ साधु संत और भक्तों के विचार भाव रहते हैं। ये लोगों के हित के लिए और वीर रस के प्रचार प्रसार के लिए इसका प्रयोग होता है। शादी ब्याह के मीठे रसीले गीत, हरकारों के मोहक तानों का परिवेश, इस परिवेश में संस्कार भी थे, भाव और भक्ति, श्रद्धा और वीरता थी, लोक गाथाओं का आधार था, भजन गाने की प्रवृत्ति थी। इसी से सांग परंपरा का जन्म हुआ। तो सांगियों के इन्हीं गुण के कारण सांग का जन्म हुआ। इसमें क्या क्या बातें शामिल थी? साधु संतों के विचार, भक्तजनों के विचार, जो कि लोगों के हित करने के लिए थे, या अपने इतिहास में जो वीर राजा या वीर व्यक्ति हुए हैं उनका यशोगान यहाँ पर। इसके साथ साथ शादी ब्याह में गाए जाने वाले जो मीठे रसीले गीत थे उनको भी शामिल किया गया। जो सांग है वो संस्कार सहित है, यानी उसमें जो हरियाणवी संस्कार है, जो हरियाणवी भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, उसके विचारों को शामिल करके इन सांगियों ने सांगों की रचना की है। अलग अलग विद्वान अलग अलग समयकाल मानते हैं। यहाँ पर डॉक्टर शंकर लाल यादव का आप डाल सकते हो, डॉक्टर शंकर लाल यादव। शंकर लाल यादव ये क्या करते हैं? इन्होंने 3 भागों में इसका वर्गीकरण किया है। दीपचंद को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है और केंद्र में रखकर दीपचंद पूर्व युग, दीपचंद युग और दीपचंद उत्तर युग या दीपचंद के बाद का समयकाल, ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने 3 भागों में बांटा। लेकिन बहुत से विद्वान इनसे सहमत नहीं हुए। उन्होंने इसका जो विकास क्रम है 4 भागों में बांटा है, जिसमें सबसे पहला यहाँ पर आएगा संक्रमण युग, संक्रमण युग। दूसरा यहाँ पर है प्रारंभिक युग, प्रारंभिक युग, उत्कर्ष युग, उत्कर्ष युग, और चौथा क्या है? आधुनिक युग, आधुनिक युग। ये सब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए मैं दोबारा यहाँ पर नहीं डाल रही हूँ। ये 1200 ईस्वी से शुरू होकर अब तक का समयकाल है। संक्रमण युग हम 1200 ईस्वी के आसपास से मानते हैं और अब तक का समयकाल यहाँ इन 4 भागों में शामिल किया गया है। ये इसके पहले वीडियो में विस्तार से बताया हुआ है। अब यहाँ पर हम महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे इसमें क्या चीज़ें शामिल हुई, क्या चीज़ें हैं जो सांग परंपरा के प्रारंभ में तो थी लेकिन बाद में उनको निकाल दिया गया।
तो जो वास्तविक सांग परंपरा का प्रारंभ है ये किशन लाल भाट से माना जाता है। देखिए किशन लाल भाट से पहले जो हमने इससे पहले वीडियो में मैंने डाला है उसमें बताया था कि 1200 ईस्वी से जब शुरू होता है तो वहाँ कणहप्पा के साहित्य में ये सांग के जो अंश है वो देखे जा सकते हैं। उसके बाद श्री राम नारायण अग्रवाल ये मानते हैं कि 11वीं शताब्दी में पंजाब के 3 लोग थे। एक तो जाट था जिसका नाम क्या था, मल नामक जाट था। दूसरा राजपूत था। राजपूत कौन था? रावत नामक राजपूत था। और तीसरा जुलाहा था। जुलाहा का नाम क्या था? जुलाहा कौन था? रंगा नाम का जुलाहा था। इन तीनों ने मिलकर एक मंडली बनाई थी और एक गांव-गांव घूमकर सांग दिखाया करते थे। बाद में जब औरंगजेब का शासन आया 1658 के आसपास, उस समय काल में उन्होंने सांग पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन 1709 ईस्वी में, ये ध्यान रखें आप, 1709 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक बार फिर से सांग पर लगे हुए प्रतिबंध को हटा दिया गया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद जब हम बात कर रहे हैं कि पंजाब के 3 व्यक्तियों ने एक समूह बनाकर सांग को प्रदर्शित करना शुरू किया, इसके बाद अगर किसी ने विकास किया तो वो विकास किया था किशन लाल भाट ने। किशन लाल भाट वो प्रथम व्यक्ति था जिसने इस विधा को जन्म दिया। कौन सी विधा को? आधुनिक सांग विधा को, जो अब विकसित होकर हमारे सामने है। विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म 1730 से 1750 के बीच में हुआ। इनकी मंडली में 4 आदमी शामिल किए इन्होंने। एक व्यक्ति था जो डफली बजाता था, दूसरा सारंगी मास्टर था, तीसरा ये खुद थे जो मुख्य कलाकार की भूमिका में थे, और चौथा व्यक्ति जनाना वेशधारी था, यानी स्त्री का वेश धारण करके वो मंच पर आता था। तो किशन लाल भाट जन्मदाता माने जाते हैं वास्तविक जो सांग परंपरा है उसकी। किशन लाल भाट के बाद अगर देखें तो इन्हीं के शिष्य अमीचंद बंजारा थे जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया अपने भाई के साथ मिलकर। अमीचंद बंजारे ने जो इसमें एक नया प्रयोग किया, वो प्रयोग क्या है? कागज़ के घोड़े का निर्माण। इन्होंने कागज़ का घोड़ा बनाया जिसके भीतर घुसकर ये मंच पर उछलते कूदते थे या सांग प्रस्तुत करते थे। और इसके साथ साथ इनको मंच की आवश्यकता पड़ी तो एक चौकी नुमा मंच इन्होंने तैयार किया जो कि लकड़ी का बना होता था और जिस पर चढ़कर ये अपना नृत्य या अपना गायन या सांग का प्रदर्शन करते थे। यहाँ पर इस मंच को उठाने के लिए इन्होंने 4 आदमी भी रखे और स्वयं कागज़ के घोड़े में घुसकर चौकी पर वह नाचता और चौपाइयाँ गाता। उसका भाई जनाने वस्त्र यानी स्त्रियों के कपड़े पहनकर उछल कूद करता, जिससे कि लोग मनोरंजन करते थे। तो यहाँ पर किशन लाल के भाट के बाद अगर किसी का नाम आपको याद रखना है तो वो कौन है? अमीचंद बंजारा। अमीचंद बंजारे ने सारंगी और डफरी की तर्ज पर नाच दिखाते थे ये दोनों भाई, और इसके साथ साथ कहावतों और गीतों का भी प्रयोग करते थे, जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर इनका सांग देखने के लिए इकट्ठे होते थे। ये काम रात के समय किया जाता था और किसकी रोशनी में? मशाल की रोशनी में, यानी रात को रोशनी करने के लिए ये मशाल का प्रयोग करते थे। दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था चौकी के चारों तरफ होती थी। एक जगह से दूसरी जगह चौकी को उठा कर ले जाया जाता था। ब्याह शादी के अवसर पर उल्हानों से भरे रसीले गीत भी चलते थे। उल्हाने का मतलब ताने देना, किसको? संबंधियों को। अपने संबंधियों को ताने देने के जो रसीले गीत गाए जाते हैं वो भी यहाँ पर चलते थे। सुविधा के अनुसार छोटे छोटे मोटे प्रसंग को भी गाया जाता था। विभिन्न घटना प्रसंगों को वीरता और शौर्य के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से उपस्थित किया जाता था। इसी समय में जो चल रहे थे अलीबख्श, नेतराम, रामलाल खटीक, बंसीलाल, अंबाराम, बालक राम और अहमद बख्श का नाम विशेष रूप से लिया जा सकता है। इन्होंने अमीचंद बंजारे के समकालीन रहकर सांग परंपरा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन अमीचंद का नाम आपको यहाँ पर विशेष रूप से याद रखना है। इसके साथ साथ जो अहमद बख्श हैं, अहमद बख्श थानेश्वरी के नाम से ये जाने जाते हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या है? इन्होंने रामायण की रचना की। रामायण, और कौन सी भाषा में? देखिए वैसे तो रामायण की जो मूल रचना है वो संस्कृत भाषा में मिलती है, लेकिन अहमद बख्श थानेसरी ने जो रचना की वो कोरवी भाषा में रामायण की रचना की। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, 1 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा।
इसके बाद नाम आता है पंडित दीपचंद का। आधुनिक सांग परंपरा को विकसित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनका जन्म रोहतक के सेरा खांडा नामक गांव में हुआ था। इन्होंने गांव के ही भक्त कवि छज्जू राम को अपना गुरु बनाया था और इस परंपरा को आगे बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान अगर किसी ने दिया तो पंडित दीपचंद का नाम शामिल किया जा सकता है। पंडित दीपचंद के बारे में आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि पंडित दीपचंद को हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास भी कहा जाता है। 1 नंबर के प्रश्नों के लिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। दीपचंद ने जो परिवर्तन किए वो भी यहाँ पर जानना ज़रूरी है। इन्होंने स्टेज को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाकर बनाना शुरू कर दिया और जो अभिनेता और साजिंदे थे, साजिंदे कौन होते हैं? जो वाद्य यंत्र बजाने का कार्य करते हैं, उनके बैठने की जगह को निश्चित कर दिया था। संगीत में भी इन्होंने परिवर्तन किया। पहले जहाँ ढोलक प्रयोग में लाया जाता था उसके साथ साथ इन्होंने नगाड़े का प्रयोग भी शुरू करवा दिया। इकतारे के स्थान पर इन्होंने सारंगी को शामिल कर लिया। इससे पहले जो अमीचंद बंजारे थे उन्होंने मशाल का प्रयोग किया रोशनी के लिए, तो इन्होंने किसका प्रयोग किया? लालटेन का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि जो नारी पात्र है सांग में, उनकी भूमिका करने वाले कलाकार जो पहले साड़ी पहनते थे, दीपचंद ने उसमें परिवर्तन किया। और क्या परिवर्तन किया? घाघरा, जो कि हरियाणवी संस्कृति की पहचान है, घाघरा, अंगिया और ओढ़नी का प्रचलन इन्होंने शुरू कर दिया। सांग मंडल के सदस्यों की संख्या में भी इन्होंने बढ़ोतरी की और जो सांगों में अश्लीलता आनी शुरू हो गई थी श्रृंगारी सांगों के कारण, उसको ख़त्म करके इन्होंने वीर रस को विशेष महत्व दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है कि सांग में बदलाव क्या आया। एक तो मंच ऊंचा बना, दूसरा नगाड़े का प्रयोग, तीसरा सारंगी का प्रयोग, चौथा यहाँ पर लालटेन का प्रयोग होने लगा, पांचवा स्त्री की वेशभूषा में भी इन्होंने परिवर्तन किया। पंडित दीपचंद के बाद सांग की इस विधा को उनके परम शिष्य कौन है? पंडित हरदेवा स्वामी। इन्होंने इसे आगे बढ़ाया। उन्होंने मंच पर नकलची का निर्माण किया। जो नकल करने वाला है खड़ा होकर उस तरह का अभिनय करता था। सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की, अपने सांग बनाए, खुद के सांगों की रचना की, लेकिन साथ ही साथ पंडित दीपचंद के सांगों का भी सफल और ऐतिहासिक मंचन इन्होंने किया। हरदेवा स्वामी की आवाज़ बहुत मधुर और तेज थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी आवाज़ 3 कोस तक साफ साफ सुनाई दे सकती थी और अभिनय इतना अद्भुत था कि लोग वाह वाह कर उठे। दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई और सांग विधा का ये चरम काल, उत्कर्ष काल कह सकते हैं कि माना जाता है। इन्होंने नारी पात्रों के अभिनय करने वाले कलाकारों की वेशभूषा में मामूली परिवर्तन किया। दीपचंद ने विशेष परिवर्तन किया था, इन्होंने हल्का परिवर्तन किया। इन्होंने जो अंगिया पहनने का रिवाज था उसको समाप्त करके अंगिया की जगह कुर्ती का प्रचलन शुरू कर दिया और ये वेशभूषा आज भी जारी है। हरदेवा स्वामी के समकालीन जो सांगी थे उसमें सूरजभान है, चतुरु लोहार है, पंडित स्वरूपचंद और भरतू आदि के नाम विशेष रूप से लिए जा सकते हैं। हरदेवा स्वामी के प्रसिद्ध सांगों की अगर बात करें तो रांझा और जमाल इनके प्रसिद्ध सांग माने जाते हैं। पंडित हरदेवा स्वामी के बाद नाम आता है बाजे भक्त का। बहुत प्रसिद्ध सांगी हुए हैं। इन्होंने जो विशेष प्रचलन किया वो क्या किया कि अब से पहले जो सांग है वो रात में दिखाए जाते थे, लेकिन इन्होंने दिन में सांग दिखाने की परंपरा का प्रारंभ किया। इनकी रागनियाँ विशेषताओं से भरी हुई थी, यानी जो रागनी की रचना करते थे उसमें अनेक विशेषताएं होती थी। सांग जगत में ये प्रसिद्ध था कि बाजे जैसी बोली कोन्या, अर्थात बाजे भगत जैसी बोली किसी की भी नहीं है। आज तक किसी भी सांगी की ऐसी बोली नहीं रही। बाजे भगत ने कथा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। वाद्य यंत्रों में हारमोनियम का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू किया। लोक रचनाओं में अध्यात्म के दर्शन यहाँ पर होने लगे, यानी जो भारतीय अध्यात्म है उसके प्रसंग ये शामिल करने लगे। तो इससे क्या हुआ, लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आने लगा। प्रसिद्ध सांगी के रूप में और स्वयं इनका जो व्यक्तित्व था वो भक्त स्वरूप था, इसीलिए इनके आचरण के कारण इन्होंने समाज में बहुत ज़्यादा आदर और सम्मान भी प्राप्त किया। इसके बाद नाम आता है पंडित लक्ष्मीचंद का। ये बाजे भगत के समकालीन थे और बहुत ही प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त की।
हाल ही में इन पर लक्ष्मीचंद जी पर एक मूवी भी रिलीज़ हुई है, आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें उनके जीवन संघर्ष को दिखाया है कि किस प्रकार बालक लक्ष्मीचंद के मन में सांग के प्रति जो प्रेम का भाव है वो उत्पन्न होता है, और अनेक संघर्षों के बाद भी वो सांग के प्रति जो उनके मन में मोह है उसका त्याग नहीं करते। तो सांग परंपरा में इनका एक विशेष महत्व और स्थान है। पंडित लक्ष्मीचंद ने लोक गायक पंडित मानसिंह को अपना गुरु बनाया। ऐसा माना जाता है कि मानसिंह, जब पंडित लक्ष्मीचंद बहुत छोटे थे तो मानसिंह उनके गांव में सांग गाने के लिए आए थे। पंडित लक्ष्मीचंद ने रात भर उनके सांगों को सुना और मन ही मन इन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। इन्हें सांग परंपरा के वर्तमान स्वरूप का जन्मदाता भी माना जाता है। इन्होंने सांग को दैनिक जीवन से जोड़ा है, यानी हमारे जो रूटीन का दिन है, हमारा जैसे दिनचर्या रहती है उससे जोड़ा। जो हमारे जीवन में दुख है, सुख है, कष्ट है, संकट है, उन सबको इन्होंने सांगों में शामिल किया। आपको मुख्य बातें जो ध्यान में रखनी है कि पंडित लक्ष्मीचंद को सूफी दर्शन की मीरा कहा जाता है और संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है। इसी काल में सोहन सिंह सांग परंपरा के विशेष सांगी रहे हैं और लक्ष्मीचंद इन्हीं के बेड़े में शामिल होकर सांगों की रचना करते थे और गायन करने लगे थे। इसके साथ साथ जो जमुआ मीर है वो भी इनके समकालीन रहे हैं, जो कि एक प्रसिद्ध नाम है सांग परंपरा में। पंडित लक्ष्मीचंद के शिष्य पंडित मांगेराम, जिनको कि कवि शिरोमणि के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सांगों में विविध विषयों की विविधता के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसी के साथ साथ रामकिशन व्यास का नाम भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। इनका जन्म हिसार के नारदोंद गांव में हुआ था और इनके सांगों की संख्या कम है, परंतु उसमें मौलिकता और प्रौढ़ता प्रचुर मात्रा में है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पंडित लक्ष्मीचंद है इनका जन्म कहाँ हुआ, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म जांटी कला नामक गांव में हुआ था और कब हुआ, 1903 ईस्वी में हुआ था। 1945 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, ये आपको याद रखना है। 1903 से 1945 इनका जीवन काल है। जांटी कला नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम उद्यमी राम था। तो ये महत्वपूर्ण एक नंबर में आने वाले प्रश्न हैं जो आपको यहाँ ध्यान में रखने हैं। रामकिशन व्यास के बाद धनपत सिंह विशेष रूप से इस परंपरा में जाने जाते हैं। इनका जन्म रोहतक के निदाना नामक गांव में हुआ था और इन्होंने गुरु बनाया था जमुआ मीर को। इनके सांग ग्रामीण क्षेत्रों में खूब प्रसिद्ध हुए। अंग्रेज़ों ने इनकी प्रसिद्धि को देखते हुए इन्हें राय बहादुर की उपाधि से भी नवाजा था। इनका प्रसिद्ध सांग है लीलो चमन और जानी चोर, जिनके लिए इन्हें विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। लोगों में ये दोनों ही सांग बहुत ज़्यादा प्रचलित और प्रसिद्धि प्राप्त करी थी। उसके बाद आता है फौजी मेहर सिंह। इनका जन्म सोनीपत के बारोना नामक गांव में हुआ था। इन्होंने युवावस्था में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में कार्य किया था। सांग साहित्य में इनका विशेष स्थान है। इनके प्रमुख सांगों की अगर बात करें तो सरवर नीर है, सत्यवान सावित्री, अजीत सिंह राजवाला और सुभाष चंद्र बोस आदि इनके प्रसिद्ध सांग है। देखिए, किशनलाल भाट से शुरू हुई ये परंपरा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान दें। किशनलाल भाट से लेकर ये परंपरा वर्तमान तक पहुँची है। इस सफ़र में बहुत से प्रसिद्ध सांगी हुए हैं जिन्होंने योगदान अपना इसमें दिया है, लेकिन देखा जाता है कि ज़्यादातर जो सांगी हैं वो अनपढ़ थे या बहुत कम पढ़े लिखे रहे हैं, परंतु जो शास्त्रीय और अध्यात्म का ज्ञान है वो शायद ईश्वर के द्वारा इनको दिया हुआ था। इसीलिए इन्होंने अध्यात्म, धर्म, दर्शन आदि से जुड़ी हुई जो बातें वो अपने सांगों में रूपांतरित करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इनका सांग ज्ञान और भक्ति एवं वैराग्य का निरूपण इन्होंने किया है। पुराणों के जो प्रसंग हैं उनको सहज रूप से इसमें शामिल किया है। इनके सांगों में अगर हम देखें तो मानवीयता के प्रति दया का भाव है, दान और पुण्य का भाव है, सत्संग, भजन और कीर्तन का भाव है, सेवा और पूजन का भाव भी इसमें शामिल है। सबसे बड़ी बात, जो निष्काम कर्म की प्रेरणा है वो हमें इनके सांगों से प्राप्त होती है। लेकिन वर्तमान समय के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, सांग का जो वर्तमान समय का युग है, यहाँ पर सांग विधा कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं जा रही है। कारण क्या है? आज की जो संचार व्यवस्था है उसके कारण ये विधा पीछे जा रही है। क्यों? क्योंकि आजकल हम
टीवी, मोबाइल इन चीज़ों से ज़्यादा जुड़ गए हैं, तो ऐसे में सांग परंपरा का इतना ज़्यादा विकास नहीं हो रहा। लेकिन बहुत से सांगी ऐसे हैं जो समर्पण की भावना से अब भी लगे हुए हैं। माना कि इतने ज़्यादा ऐसा भाव नहीं रहा कि दर्शक अब भी उतनी ही संख्या में सांग देखने जाएं। दर्शकों की संख्या ज़रूर यहाँ कम हो गई है, लेकिन अगर देखें तो पंडित तुलेराम, पंडित खीमचंद स्वामी, शिवनाथ त्यागी, पंडित तेजराम, महावीर स्वामी, ये ऐसे सांगी हैं जो वर्तमान समय में इस परंपरा को बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं और निरंतर लोगों को प्रेरित कर रहे हैं इससे जुड़ने के लिए। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि हरियाणा में सांग परंपरा एक प्रसिद्ध परंपरा रही है और आज भी अपनी प्रसिद्धि के लिए या आगे बढ़ने के लिए ये परंपरा या जो हमारी सांग विधा है ये संघर्ष कर रही है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।